नमस्कार दोस्तों, मास्टर थड्डा में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो जो है बीएड सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। उनका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है लर्निंग एंड टीचिंग का। तो उसी का एक टॉपिक जो है वो मैं आज लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम तो होने हैं और आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। इस तरह से मैं आपके लिए थोड़े बहुत लेक्चर्स लाता रहूँगा, बट प्लीज़ पूरी तरह से मेरी वीडियोस पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। आप खुद तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इस बार मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है, अगर आप ये सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं कि जो मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ या जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर में ज़रूर आएगा, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचे। ये पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और यहाँ से गारंटीड क्वेश्चन नहीं आता है। बट क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक को मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, एक नज़र आप ज़रूर दे दीजिएगा। आई डोंट नो कि ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा, बट यहाँ से क्वेश्चन पहले आ चुका है। ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो सेक्शन डी का जो है हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने। तो ये जो नोट्स हैं, ये कोई बड़े हाई फाई नोट्स नहीं हैं, ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आएंगे। बस जिसने अभी तक जरा भी स्टडी नहीं की है वो ये वीडियो देख ले एक बार। तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, उनके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मैं नहीं कहता कि वीडियो देख के आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे, आप टॉप कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक छोटा सा एफर्ट है आपको हेल्प करने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, इसमें जो है जो टॉपिक ब्रेन स्टॉर्मिंग है, सिमुलेशन है, रोल प्ले एंड गेमिंग है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पूछा जा चुका है एक बार, सिमुलेशन भी इंपॉर्टेंट है और रोल प्ले एंड गेमिंग भी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं ये दो ही टॉपिक कवर कर पाऊंगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग और सिमुलेशन। तो देखते हैं क्या है और स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग होती क्या है, इसके बारे में छोटा सा बेसिक सा आइडिया थोड़ी सी ही देर में इस वीडियो को मैं कंक्लूड कर दूंगा। तो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के साथ साथ आप इसे सुनिएगा भी, क्योंकि कुछ एक पॉइंट्स जो मैंने लिखे नहीं हैं वो मैं आपको वर्बली बताऊंगा, ऑरली बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग होती क्या है। मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, या कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। टीचिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है और साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग पूछ लेता है, तो आपने ज़रूर लिख देना है। छोटी सी बात है कि टीचिंग स्ट्रेटजी होती क्या है। टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ अ मेथड दैट इज़ यूज टू डिलीवर इन्फॉर्मेशन इन द क्लासरूम, online or in some other medium, and effective teaching strategy helps to activate student curiosity about a class topic, engage students in learning, develop critical thinking skill। तो क्या हुआ, टीचिंग स्ट्रेटजी एक ऐसा मेथड है जिसे क्लासरूम में जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे डिलीवर करना है, उसके मेथड को हम टीचिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं। चाहे क्लासरूम में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, या ऑनलाइन आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, या किसी और मीडियम में आपने देनी है। बेसिकली टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग कहते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को डिलीवर हो जाए। इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी, अगर आप कोई रखते हैं, कोई इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है, उससे स्टूडेंट की जो क्यूरियोसिटी है वो एक्टिवेट होती है, जिज्ञासा बच्चों की जो है वो एक्टिवेट होती है टॉपिक के बारे में। स्टूडेंट्स लर्निंग में एंगेज हो जाते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उनमें डेवलप होती हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा ना जाते हुए जल्दी से, अब इसमें आप एक लाइन ये भी डाल सकते हो कि जो स्ट्रेटेजी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, जिस स्ट्रेटेजिया, STRATEGIA, ये मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो अगर स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन आ जाएगा, इस पे मान लो आ गया अगर इन केस, तो आप ये लिख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिया एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से इस स्ट्रेटेजी को लिया गया है। और इसका डेफिनेशन है अ प्लान और स्पेसिफिक वे डिवाइज्ड एंड एम्प्लॉयड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ गोल। गोल को रियलाइज करने के लिए जिस स्पेसिफिक प्लान को या जिस स्पेसिफिक वे को हम यूज़ करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, उसे हम स्ट्रेटेजिया कहते हैं या स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, देन मतलब प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करना। अब टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं, उनको हम देखो बुक में तो बहुत ज़्यादा दी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, बाकी आप एलेबोरेट पेपर में कर सकते हो, इसलिए मैंने थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं, बाकी आप अपनी बुक से देख सकते हैं। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि एक्टिव लर्निंग हो गया, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कशन स्ट्रेटजीज़, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग, लर्नर सेंटर टीचिंग, यूज़ ऑफ केस स्टडी। मतलब हम कैसे टीचिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो एक्टिव लर्निंग हो जाता है। एक्टिव लर्निंग में आप क्या कर देंगे, जो स्टूडेंट क्लासरूम में करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत एक्टिविटी करके जस्ट
टीचर को सुन के वो नॉलेज गेन नहीं करते हैं, बल्कि कुछ करके वो चीज़ सीखते हैं, तो ये एक्टिव लर्निंग हो जाती है। ठीक है, इससे क्या है, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी देर तक स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है, मतलब रिटेंशन बढ़ती है, और जो है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स जो है एक्टिव लर्निंग से आती हैं बच्चों में। तो एक्टिव लर्निंग में क्या है कि स्टूडेंट भी एक्टिव रहता है, ही इज़ जस्ट नॉट अ लिसनर ऑफ द टीचर। ठीक है, ही पार्टिसिपेट्स, लर्निंग बाय डूइंग भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, बट एक्टिविटीज़ करता है, मतलब हम, है ना, लर्निंग बाय डूइंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट इसमें हम एक्टिविटीज़ वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। देन कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, ये इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज़ हैं जिनमें स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ स्मॉल ग्रुप्स में काम करते हैं एक किसी कॉमन गोल को कंप्लीट करने के लिए। मतलब आपने क्लास के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए और उनको अलग अलग टॉपिक्स दे दिए और कहा कि आप इनको सॉल्व करो या इसको कंप्लीट करो, तो ये क्या हो गया, ये कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गई। ठीक है, अब क्रिटिकल थिंकिंग, नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आप कुछ एक मेंटल एक्टिविटीज़ को कलेक्ट कर देते हो जिसमें कि बच्चे इंट्यूशन का यूज़ करते हैं, जजिंग करते हैं, इन्फ्रेंस का काम करते हैं और एक दूसरी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं आपस में, दो टॉपिक्स को। तो ये सब चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ आप बना देते हो जिसमें बच्चा सोचे, क्रिटिकल थिंकिंग का काम हो, है ना, जजमेंट हो, इन्फ्रेंस हो, इंट्यूशन हो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है। इससे स्टूडेंट जो है कि उससे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि ऐसा क्यों है। तो क्रिटिकल थिंकिंग से ये होता है कि बच्चा क्वेश्चन करने लग पड़ता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग वाली एक्टिविटीज़ हो गई। मतलब ये सारे आपने टीचिंग कैसे करते हैं, ये वो सारे तरीके हैं। देन डिस्कशन स्ट्रेटजी, डिस्कशन स्ट्रेटजीज में क्या हो जाएगा, डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप कोई टॉपिक बताओगे, बच्चे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और अपने व्यूज़ देंगे, तो ये भी एक आपका जो है टीचिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। देन इज़ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे, तो इससे भी बच्चा सीखता है। इसमें आप खुद मटेरियल डाल सकते हो, उसमें ज़्यादा क्या बताना है। देन इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग। इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग में क्या होगा, कोई दो डिफरेंट टॉपिक को आप कंबाइन करोगे एक ही क्लास में और बच्चों को वो उन दोनों की इंटर रिलेटिबिलिटी सिखाओगे, जिससे क्या होगा, उससे ये लगेगा कि बच्चे जो हैं अब उस टॉपिक को डिफरेंट अप्रोच से देखेंगे, क्योंकि आपने दो अलग अलग टॉपिक पढ़ाया और बाद में उनका लिंक बताया। और अगर इन दो टॉपिक्स को आप अलग अलग क्लासेस में समझाते तो शायद बच्चा उन टॉपिक्स को आपस में इतना ज़्यादा लिंक नहीं कर पाता, है ना। ठीक है, देन इसमें लर्नर सेंटर टीचिंग है। लर्नर सेंटर टीचिंग में क्या मतलब है कि स्टूडेंट इज़ एट द सेंटर ऑफ लर्निंग। देखिए, ये तो बहुत ही बेसिक पॉइंट है। हम जब भी एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं या बच्चों के बारे में पढ़ते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ाना है, तो स्टूडेंट जो है ही इज़ द सेंटर ऑफ द लर्निंग। तो स्टूडेंट एज्यूम क्या करेगा कि इंस्ट्रक्टर जो है स्टूडेंट जो है वो लर्निंग का काम करेगा और इंस्ट्रक्टर जो है वो फैसिलिटेटर होगा लर्निंग का, है ना, वो फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, और पावर किसके पास आ गई, स्टूडेंट के पास, इस केस में लर्नर सेंटर टीचिंग में। ठीक है, देन यूज़ ऑफ केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं ताकि बच्चा जो है ज़्यादातर सीख सके। अब इसके अलावा जो है सोशल नेटवर्किंग टूल्स का आप डाल सकते हो, टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। देन टीचिंग डाइवर्स स्टूडेंट को टीच करना। देन टीम टीचिंग हो सकती है, मोबाइल लर्निंग हो सकती है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो सकती है। तो ये सब पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखे नहीं, अगर पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा तो आप इन चीज़ों को ऐड कर दीजिएगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब टीचिंग स्ट्रेटजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो इससे क्या होगा, जब भी आप टीचिंग स्ट्रेटजी बनाते हो, मैं बोलता थोड़ा भूल जा रहा हूँ, शब्द आगे पीछे हो जा रहा है। टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं ये एक्चुअली होता क्या है, ये एक प्लान होता है। ठीक है, आप किसी एक्टिविटी को वेल प्लान तरीके से कैरी आउट करते हो ताकि आप इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचा सको, है ना। तो अब टीचिंग स्ट्रेटजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि टीचिंग स्ट्रेटजीज में आप एक स्कीम को ब्रिंग आउट करते हो या किसी प्रोग्राम को बिल्डअप करते हो। ठीक है, या कोई टीचिंग लर्निंग स्ट्रक्चर जो है वो आप बनाते हो जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बेटर रियलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आपने कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आपने एक स्ट्रेटजी जो बनाते हो ना वो एक वेल प्लान्ड एक स्कीम बना देती है। ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, स्कीम बनाती है, कुछ प्रोग्राम्स बना देती है या टीचिंग लर्निंग स्ट्रक्चर्स बना देती है जो किसके लिए हेल्प करते हैं, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने में। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी टीचिंग स्ट्रेटजी की। देन
एक और इसकी खास बात क्या है कि स्ट्रेटजी के अंदर टैक्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो द स्ट्रेटजी रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ वेल प्लान्ड टैक्टिक्स, ठीक है। देन दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ सेट टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर हमने देखा कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाने में हेल्प करती है, प्रोग्राम्स बिल्डअप करने में हेल्प करती है, स्कीम्स बनाने में हेल्प करती है। यहाँ पर यह है कि टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की रियलाइजेशन के लिए ही हमेशा डायरेक्टेड होती हैं। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, लगभग सेम लगते हैं, बट फ़र्क ये है कि हमने यहाँ पर टीचिंग लर्निंग स्ट्रक्चर की बात की है जो अल्टीमेटली टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पर आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि टीचिंग स्ट्रेटेजी का मेन काम ये दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ सेट टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब पॉइंट्स तो आपने बढ़ाने हैं ना उधर, तो लिखना पड़ेगा। टीचिंग स्ट्रेटेजीज स्टैंड फॉर गैदरिंग जनरलाइज्ड प्लान, वेज एंड मीन्स फॉर कैरिंग आउट द टास्क ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है? एक जनरलाइज्ड प्लान होता है, वेज होते हैं, मीन्स होते हैं, ताकि आप टीचिंग का टास्क कर सको, ठीक है, टीचिंग का टास्क कंप्लीट कर सको। तो थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स थी, इनको आप एलेबरेट करके लिख लीजिएगा। ये मुझे लगा थोड़ा सा दिखा दूं, क्या पता एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछ ले। अब इसके बाद जो है इसके आगे अब हम देखते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है, कैसे आप प्लानिंग करेंगे, कैसे आप अपनी टीचिंग को कैरी आउट करेंगे ताकि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो जो आपने सेट किए थे वो अचीव हो सके। तो इसके 3 मेन मेथड्स हैं यहाँ पर, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिमुलेशन और रोल प्ले गेमिंग, ठीक है। रोल प्ले गेमिंग को मैं इस टॉपिक में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, अगर नहीं बनाया तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। बट हम इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग और सिमुलेशन को अभी इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, आप लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या चीज़ें देखने वाले हैं ये मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है विचार मंथन, जिसमें बच्चों का दिमाग चले, वो विचार करे, है ना। उसमें हम देखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रिंसिपल क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ठीक है। देन सिमुलेशन भी हम देखेंगे उसके बाद, इसको अब आप भूल जाइए, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, फिर हम एक एक टॉपिक देखेंगे। सिमुलेशन में भी हम प्रोसीजर देखेंगे, सिमुलेशन कैसे की जाती है, देन इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। हो सकता है एक 16 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ सिमुलेशन पर बन जाए, क्योंकि एक बार सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर चलें तो यहाँ पर हम देखेंगे थोड़े से कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन धीरे धीरे कर देता हूँ। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, इसको आप भूल जाइएगा, ये सिमुलेशन का मैंने लिखा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, ये जो टेक्निक है, ये ओरल और प्री राइटिंग एक्सरसाइजेस को इन्वॉल्व करती है फॉर हेल्पिंग द लर्नर एंड फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ बाय द टीचर। देन एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ टेक्निक यूज अंडर डिस्कशन मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज a group creativity technique by which efforts are made to find a conclusion for a specific problem by gathering a list of ideas spontaneously contributed by its member। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक है, जिसमें एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम ग्रुप में यूज़ करते हैं और क्रिएटिविटी बच्चों की यूज़ होती है, बाय विच, जिसके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कोई कंक्लूजन निकाला जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। और ये सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है? बाय गैदरिंग अ लिस्ट ऑफ आइडियाज़ लेते हैं हम बच्चों से, स्पॉन्टेनियसली कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर, मतलब जो ग्रुप बनाया है, ग्रुप के मेंबर्स ने आइडियाज़ दिए हैं, उससे हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो ये है। और इसमें आप और ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ अ टेक्निक अंडर डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड ही होगा तभी आइडियाज़ मिलेंगे। और ये ओरल और प्री राइटिंग एक्सरसाइजेज इसमें होती हैं फॉर हेल्पिंग द लर्नर एंड फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ बाय द टीचर, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये चीज़ नहीं भी समझ आएगी तो इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी नीचे वाला जो मैंने पहले बताया वो आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। ये बेसिक आइडिया हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग का। अब सिमुलेशन क्या है, साथ साथ में देखते हैं सिमुलेशन क्या है, इसको फिर हम अलग अलग भी देखेंगे। सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन, अब देखिए, आपने मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ करते होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पर आप जो है गाड़ी चलाने की बहुत सी गेम्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनके नाम होते हैं बस सिमुलेटर, ट्रक सिमुलेटर, कार सिमुलेटर। तो वो क्या है कि आप असली कार ही ना चलाते हुए आप एक नकली इन्वायरमेंट में गाड़ी चलाते हो फ़ोन पे, जिसमें आपको रोड दिया होता है, जिसमें आपके पास
साथ यात्री बैठे होते हैं और आपने बस चलानी होती है। तो उसमें क्या है कि आप शुरू में एक्सीडेंट करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन लास्ट में आप चलाना सीख जाते हो, तो उससे एक आपको आइडिया हो जाता है। अब जैसे एरोप्लेन है, तो इनके जो पायलट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो सिमुलेशन से दी जाती है। एक नकली एरोप्लेन में उनको बिठा दिया जाता है, सामने बड़ी स्क्रीन होती है और पूरे उनके पास जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट असली एयरप्लेन की तरह होते हैं, जिन पे वो जहाज़ उड़ाना सीखते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, नकली एनवायरनमेंट, जिसमें आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो अब देखते हैं, सिमुलेशन इज अ टेक्निक इन विच द करेक्टर्स आर आर्टिफिशियल एंड द रोल ऑफ द प्ले आर रियल। इसमें करेक्टर्स आर्टिफिशियल रहते हैं, लेकिन जो रोल्स होते हैं प्ले के वो रियल होते हैं। इट इन्वॉल्व द ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ टू गेन कॉन्फिडेंस इन रियल सिचुएशन। अब इससे क्या है कि जब कभी आप रियल सिचुएशन में आएंगे, अगर आपने सिमुलेशन की होगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं, रियल मैंने सिमुलेशन में ये सब चीज़ें सीखी हैं, तो रियल में कुछ फ़र्क तो आपको पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल की ट्रेनिंग हो जाती है, अलग अलग लाइफ के वॉक्स में उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, और वो क्या करता है, कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है रियल सिचुएशन में जब उसको वैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब सिमुलेशन से क्या है, इट एनेबल द ट्रेनीज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सिमुलेशन से ट्रेनीज में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं, पार्टिसिपेशन एनकरेज होता है, इन्वॉल्वमेंट आती है कि जैसे अब आप सिमुलेशन करेंगे खुद ही तो आप में इंटरेस्ट जाएगा, आप इन्वॉल्व होंगे खुद ब खुद, है ना, पार्टिसिपेट करने आएंगे खुद ही, क्रिएटिविटी आ जाती है और सीखने की इच्छा जो है वो जग जाती है। ठीक है, अब सिमुलेशन को आप एक लाइन में क्या लिख सकते हो, सिमुलेशन मीन्स द इमिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अपीयरेंस और फॉर्म, कि नकल करना, किसी पर्टिकुलर अपीयरेंस की या किसी फॉर्म की आप नकल करते हो, असली इन्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आप जो है डेफिनेशन लिख सकते हो सिमुलेशन की, कि फिंक के अकॉर्डिंग सिमुलेशन इज द कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। अब फिंक, ये मैंने एसी लिखा है, आप इसे अकॉर्डिंग लिखेंगे पूरा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, हालांकि ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म होती नहीं है, मेरे पास जगह कम थी इसलिए। सिमुलेशन इज द कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, की रियलिटी की एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि कंट्रोल्ड है, हम उसे खुद कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। जैसे कंप्यूटर पे आपको सब कुछ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया जाता है ना। रियलिटी में जब आप गाड़ी चलाओगे रास्ते पर तो वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होगा। आपने देखिए, गाड़ी का एग्जाम्पल तो नहीं देना है यहाँ पे, आप टीचर हैं, प्यूपिल टीचर हैं, तो आपने स्कूल में एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल दे देना है। आजकल कंप्यूटर्स पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जिसमें आपके पास, जैसे मान लो केमिस्ट्री का कोई आपने टॉपिक समझाना है, तो वहाँ पर आपको जो है स्क्रीन के ऊपर ही बहुत सारे केमिकल्स रखे होंगे, टेस्ट ट्यूब्स रखी होंगी, बीकर्स रखे होंगे, कंटेनर्स रखे होंगे, तो उसमें बैठकर बच्चा जो है वो उन प्रैक्टिकल्स को कर सकता है। हालांकि वो रियल इन्वायरमेंट नहीं है, बट क्या है, इमिटेशन है, कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। तो अकॉर्डिंग टू फिंक, सिमुलेशन इज द कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। अब ये मैंने आपको साथ बाय साथ इसलिए बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक डिस्कशन वाली टेक्निक है, जिसमें आप ग्रुप्स बनाते हो बच्चों के, और बच्चे आइडियाज़ देते हैं और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर आप कंक्लूड करते हो। लेकिन सिमुलेशन में क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें करेक्टर्स आर्टिफिशियल हैं लेकिन रोल ऑफ द प्ले आर रियल। इसमें इंडिविजुअल जो है गेन करता है कॉन्फिडेंस रियल सिचुएशन में जब वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बंदा काम करता है। इट इज़ अ इमिटेशन ऑफ पर्टिकुलर अपीयरेंस और फॉर्म। तो चलिए अब इन्हीं टॉपिक्स को हम ध्यान से देखते हैं। अब ये जो है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। दिस टेक्निक इन्वॉल्व ओरल एंड प्री राइटिंग एक्सरसाइजेज। इट इज़ ए ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक बाय विच एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड अ कंक्लूजन। अब देखिए, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की विशेषताओं को अब हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होता है, बच्चे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल लेते हैं आइडियाज़ दे करके। ठीक है, और स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है क्योंकि वो दूसरों के आइडियाज़ भी सुन लेते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले थोड़ा सा इसमें और मटेरियल अगर आपने डालना होगा 16 नंबर का, तो आप ये डाल सकते हो कि स्टूडेंट्स जो हैं जब आइडियाज़ देंगे तो एक बच्चा दूसरे के बच्चे के आइडियाज़ भी सुनता है, तो देखता है कि वाह, ये भी कोई पॉइंट हो सकता था, मैंने इस डायरेक्शन में नहीं सोचा। तो वो क्या होगा, ही गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ अदर्स थ्रू द डेवलपमेंट एंड बिल्ड ऑन देम, है ना। helps the cohesion of the students and build relationship among them and assess the views of others and its importance for the teacher refer to in। तो क्या है, इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स आपस में एक उनका बॉन्ड बनेगा, एक दूसरे को समझेंगे, दूसरे के व्यू पॉइंट को सुनेंगे और उसको अप्रिशिएट करना भी सीखेंगे, और बताएं, सोचेंगे कि हाँ, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, और बच्चों को लगेगा कि नहीं, दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि टीचर भी बच्चों को हेल्प कर सकता है। अब देखो, कुछ एक
बातें हैं जो बच्चे, कोई भी बच्चा आइडिया देगा ही नहीं, लेकिन टीचर को लगता है कि ये आइडिया बच्चों से आना चाहिए था, तो टीचर बता सकता है कि देखो ये भी चीज़ हो सकती थी। तो उससे क्या होता है, टीचर विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू कंक्लूड द आइडियाज़, टू टेल देम द आइडियाज़ दैट आर ब्रॉडर देन स्टूडेंट्स थिंकिंग, कि जो बच्चों की सोच से परे है, टीचर वो आइडिया देगा तो बच्चों को लगेगा कि नहीं वाकई ये भी सोचा जा सकता था, है ना। तो इससे क्या है, एक दूसरे के पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ को बच्चे अप्रिशिएट करेंगे, और जो उनके दिमाग में नहीं बातें आई हैं, जो उनकी थिंकिंग पावर से बाहर है, उनको भी वो सीखेंगे, है ना। इससे एक्चुअली मेजर पर्पस क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करना, बढ़ाना। इससे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी क्योंकि डिस्कशन होगा, वो बोलेंगे, अपने आइडियाज़ को स्पीक करेंगे, दे स्पीक देयर माइंड, जो उनके मन में है वो बोलेंगे, है ना। इससे थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स प्रमोट होती हैं, और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और ओपिनियंस जो हैं वो फोस्टर होते हैं, फलते फूलते हैं, ठीक है। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है हर जगह इस्तेमाल हो सकती है लाइफ में, सिर्फ टीचिंग में ही नहीं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी की, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी की, ये क्या है, हम स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। जब आप स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हो क्लास में ब्रेनस्टॉर्मिंग का, तो क्या क्या चीज़ें उसमें विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला, सिंपल और स्पेसिफिक प्रॉब्लम। देखिए क्या करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में, हम प्रॉब्लम का कंक्लूजन निकालते हैं, लेकिन बच्चों के आइडिया लेकर के। तो आपको पहले प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। तो जो प्रॉब्लम आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करोगे, जो रखोगे, बनाओगे, वो सिंपल होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। कि ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक में अब क्रिएटिविटी आपने बच्चों में जगानी है, तो सिंपल, स्पेसिफिक और ईजी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करो, ठीक है। एकदम से ऐसा मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड आप टॉपिक मत ले आओ जिसके बारे में बच्चों को कुछ पता ही नहीं और उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो सिंपल टॉपिक रखो। नंबर 2, एनकरेजमेंट। तो आप ग्रुप को आप एनकरेज करेंगे कि वो फ्रीली कंसंट्रेट करें, कोई टेंशन नहीं है, और एक फ्रेंडली वे में डिस्कशन करें, और एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को जो है वो जो है रिस्पेक्ट करें, और आप इसमें इंश्योर करेंगे सबकी पार्टिसिपेशन, सबको एनकरेज करना है कि हाँ जी बोलो, टेंशन मत लो, जो मन में है वो बोलो। देन स्पॉन्टेनिटी ऑफ आइडियाज़। स्पॉन्टेनिटी ऑफ आइडियाज़ मतलब रैपिड प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ इन द ग्रुप फॉर द सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि आइडियाज़ लगातार चलते रहने, एक ने आइडिया दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, तो स्पॉन्टेनिटी होती है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, एक तो सिंपल प्रॉब्लम लेनी है, दूसरी एनकरेजमेंट होनी चाहिए, देन आइडियाज़ स्पॉन्टेनियसली चले रहने चाहिए, देन मॉडिफिकेशन ऑफ आइडिया। आप क्या करेंगे, जैसे एक बच्चे ने एक आइडिया दिया, दूसरे ने भी आइडिया दिया, और आपको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो सकते हैं, तो आप वहाँ पर कंबाइन कर दीजिए उन दो आइडियाज़ को, ठीक है, और एक प्रेफरेबल आइडिया उन दोनों से निकालिए। देन चेन थिंकिंग होती है। चेन थिंकिंग मतलब एक ने आइडिया दिया, उसके ऊपर, उसी आइडिया के ऊपर किसी और ने और कुछ सोचा, और किसी और ने और कुछ सोचा, ठीक है। तो आइडिया से नए आइडियाज़ जनरेट होना चेन थिंकिंग से होगा। इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, इस तरह से जब हम चलते हैं, दैट इज़ चेन थिंकिंग। देन कंपटीशन के ऊपर बात करते हैं, अगला पॉइंट है। चेन थिंकिंग हमने कर लिया, कंपटीशन पे बात करते हैं। तो कंपटीशन होना चाहिए ग्रुप के अंदर। तो कंपटीशन इन द सेंस कि अगर एक ने आइडिया दिया तो दूसरा बच्चा ऐसा सोचे कि और अच्छा आइडिया दूंगा, तो उसके लिए क्या, एप्रिसिएशन जरूरी है ना, ताकि अगला बच्चा और अच्छा आइडिया देने की कोशिश करे, उत्साही होके। इसलिए कंपटीशन भी जरूरी है। नो क्रिटिसिज्म, कि नो क्रिटिसिज्म नहीं हो, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, कोई डिस्करेजमेंट नहीं होगी। अगर कोई बच्चा फनी सा आइडिया भी देता है तो उसको बिल्कुल डिस्करेज नहीं करना कि तुम बैठ जाओ, तुमसे नहीं होगा। तो उसको बोलेंगे हाँ ठीक है, लेकिन ये ऐसे हो सकता था। उसको बुरा नहीं लगना चाहिए बच्चों को, नहीं तो वो एनकरेज नहीं होगा, डिस्करेज हो जाएगा। देन नो इवेल्युएशन। नो इवेल्युएशन का मतलब है इसमें इवेल्युएशन नहीं रहती। ये भी इसमें, ये इसकी खासियत है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में कोई इवेल्युएशन नहीं रहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइडियाज़ एक के बाद एक आते रहते हैं, तो इसमें कोई टाइम ही नहीं रहता इवेल्युएशन का। तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन एज वेल एज एब्सेंस ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन रिड्यूस द फीलिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टिवनेस. स्टॉर्मर डज नॉट बोदर वेदर द आइडियाज़ कैन एक्चुअली बी पुट टू प्रैक्टिस और नॉट. मतलब क्या है, इसमें जो इवेल्युएशन है, बच्चे की बात कर रहे हैं, जैसे मेरे पास 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, तो हर कोई एक के बाद एक आइडिया दे रहा है. तो मान लो 5वें बच्चे ने कोई आइडिया दिया, तो वो ये नहीं सोचता कि मैंने जो आइडिया दिया है ये फिजिबल भी है या नहीं. तो ये वाली इवेल्युएशन इसमें नहीं हो पाती है ना. बस आइडियाज़ देते रहते हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं हो पॉसिबल है ये इवेल्युएट नहीं किया जा सकता. इतना सोचने का बच्चे के पास भी टाइम नहीं होता, वो जो उसके मन में होता है बोल देता है. तो ये चीज़ें जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इनको आप एक्सप्लेन करके लिखिएगा. ये मैंने टेबल बनाया है, चार्ट जैसा बना के बताया है, ताकि आपको एक जगह पे सब कुछ देखने को मिल जाए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग द प्रॉब्लम.
प्रॉब्लम को प्लान करना। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी, कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी है इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम को प्लान करना, ये टीचर के लिए, और ये जो स्टेप्स दिए थे ये ऑसबॉर्न ने दिए थे, ठीक है, याद रख सकते हैं आप। प्लानिंग द प्रॉब्लम को प्लान किया जाए, सारे फेजेस को प्लान किया जाए, और सब प्रॉब्लम्स को भी सोचना है कि इस प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। सिलेक्शन ऑफ सब प्रॉब्लम को सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए क्या, पहले प्रॉब्लम को प्लान कीजिए, सब प्रॉब्लम्स देखिए, फिर उन सब प्रॉब्लम्स में से कुछ एक ईजी और इम्पॉर्टेंट सब प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट कीजिए। देन थिंक अबाउट सॉल्यूशन। अब जो है थिंकिंग, अब अगला प्लान आता है, अगला स्टेप आता है थिंकिंग, सॉल्यूशन के बारे में सोचना, ठीक है, आइडियाज़ के बारे में सोचना, ये तीसरा स्टेप आ गया ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ठीक है। तो प्लानिंग कौन करेगा प्रॉब्लम की? टीचर करेगा। फिर सब प्रॉब्लम्स भी टीचर ही करेगा मेरे हिसाब से। देन थिंकिंग अबाउट सॉल्यूशन, ये काम करेंगे बच्चे। देन सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज, सिलेक्ट द प्रोपेबल सोर्सेज ऑफ डाटा। अब डाटा के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं उनको सिलेक्ट कीजिए जहाँ से बच्चों को आइडिया लगे। देन डाटा को कलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज, कलेक्शन ऑफ डाटा, डिसाइडिंग द आइडिया को डिसाइड करना, ठीक है। देन आइडियाज़ को सिलेक्ट करना, ठीक है, कि अब आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा आ गए, अब उनमें से कुछ आइडियाज़ को सिलेक्ट करना। डिसाइडिंग में आ जाता है कि जितने भी पॉसिबल आइडियाज़ हैं तो इसको आप सोचिए। देन सिलेक्टिंग आइडिया, जितने आइडियाज़ से, अब सभी आइडियाज़ जो बच्चे देंगे उसमें से सोल्यूशन तो नहीं निकल सकता है, तो जिन आइडिया से सोल्यूशन निकल सकता है उनको सिलेक्ट कीजिए। आइडियाज़ की टेस्टिंग, देखिए आइडियाज़ दे दिए, सिलेक्शन के बाद टेस्टिंग भी होनी चाहिए, उन आइडियाज़ को टेस्ट कीजिए। कंसिडर द पॉसिबल वेज टू टेस्ट दीज आइडियाज़ आर टेस्टेड इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस, कि कितना रेलेवेंट है कोई आइडिया, एडिक्वेसी क्या है और सफिशिएंसी क्या है, ठीक है। देन मीटिंग कंटिजेंसीज, तो जितनी भी पॉसिबल कंटिजेंसीज हैं और उन कंटिजेंसीज को कैसे पूरा किया जा सकता है उनके बारे में सोचिए। देन आप फाइनल सोल्यूशन पे आएंगे। तो अब डिसीजन लेना है कि प्रॉब्लम को फाइनल सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी में या स्ट्रेटजी में क्या क्या स्टेप है? प्रॉब्लम को प्लान करना, उसकी सब प्रॉब्लम को प्लान करना, फिर उन सब प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करना, फिर सॉल्यूशन के बारे में सोचना, आइडियाज़ के बारे में, सोर्सेज को सिलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना, आइडिया डिसाइड करना, फिर उन आइडियाज़ में से उन कुछ आइडियाज़ को सिलेक्ट करना जो प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकते हैं, फिर उन आइडियाज़ को टेस्ट करना, देन मीटिंग कंटिजेंसीज एंड फाइनल सॉल्यूशन निकालना। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजीज में इन्वॉल्व होते हैं। देन आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। सिद्धांत, ठीक है, क्या आ गया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम पहला है सिद्धांत ब्रेनस्टॉर्मिंग का, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट। तो क्या है, आप ग्रुप को सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टेट करोगे, बताओगे, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से पहले, डिस्कशन से पहले प्रॉब्लम बताई जाती है कि जी ये प्रॉब्लम है। देन एनकरेजमेंट, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाएगा ताकि वो अपने ओरिजिनल आइडियाज़ दें या नए नए आइडियाज़ दें। देन वो आप उन आइडियाज़ को मॉडिफाई करा सकते हो, कंबाइन करा सकते हो, आइडियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, बच्चों को भी बोल सकते हो कि इसको और इम्प्रूव करके बताओ, या आप भी कर सकते हो। देन एप्रिसिएशन होगी, एप्रिसिएशन ज़रूरी है। देन नो क्रिटिसिज्म, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। वही पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं बट लिखने हैं आपने, है ना। देन फिफ्थ पॉइंट आता है सेंट्रल पॉइंट। ओनली वन सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए प्रॉब्लम टू बी टेकन अप फॉर वन सेशन ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो प्रॉब्लम तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो आप एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जो है फोकस कीजिए, नहीं तो आप उलझा देंगे बच्चों को, ठीक है। एक पॉइंट पे आइए, सेंट्रल पॉइंट पे बात करनी है, ठीक है। देन चेयरमैन एंड रिकॉर्डर। अब यहाँ पर जब ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी हो रही है तो बच्चों ने जो आइडिया दिए, कोई उनको नोट करने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो रिकॉर्डर हो गया, ठीक है। तो चेयरमैन, रिकॉर्डर और एक प्रोसेस ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो एक फास्ट राइटर को आप इस्तेमाल कर, एक बंदा जो फास्ट तरीके से लिख सकता है, वो जितने भी नए नए आइडियाज़ बच्चे दे रहे हैं उनको नोट डाउन करेगा। अगर आप फास्ट राइटर को नहीं रखना चाहते हो या प्रोसेस ऑब्जर्वर को इस्तेमाल नहीं कर यूज़ करना नहीं चाहते, तो आप एक रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। जब सेशन स्टार्ट हुआ तो आपने रिकॉर्डर चालू कर दिया, जितने भी आइडियाज़ दिए वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे, है ना। तो चेयरमैन और रिकॉर्डर की जो है ज़रूरत है, जो बैठ के ऑब्जर्व करेगा, देखेगा और नोट डाउन करेगा। देन आएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप जो ग्रुप बनाओगे उनमें अलग अलग बच्चों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोगे। देन डिस्कशन होगा। जैसे ही सेशन ख़त्म हो जाता है और जितने भी आइडियाज़ आपने नोट डाउन किए हैं उसके ऊपर अब डिस्कशन किया जाएगा, फ्री, फ्रैंक और कंजीनियल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन ऑल द आइडियाज़
reviewed should be discussed in a free, frank and congenial environment and suitable ideas should be accepted for the solution of the problem in the hand। कि डिस्कस किए जाएंगे सारे आइडियाज और जो सुटेबल लगते हैं उनको एक्सेप्ट भी किया जाएगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को बताना बच्चों को, उनको एनकरेज करना, उनको अप्रिशिएट करना, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना, एक सेंट्रल पॉइंट पर बात करना ताकि टॉपिक इंटरेस्टिंग रहे, एक रिकॉर्डर और चेयरमैन चाहिए ताकि आइडियाज़ को नोट डाउन किया जा सके, ग्रुप में डिफरेंट बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बताई जाए और लास्ट में सभी आइडियाज़ में से जो अच्छे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस किया जाए और निकाला जाए, बताया जाए कि ये वाले इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं सॉल्यूशन के लिए और ये नहीं है, और फिर सॉल्यूशन की तरफ आना। तो ये सिद्धांत है ब्रेनस्टॉर्मिंग के। इसी के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन ख़त्म होता है। अब हम चलेंगे सिमुलेशन के ऊपर। अब सिमुलेशन का भी क्वेश्चन अगर मान लो बन जाता है तो इसमें मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अच्छा, उससे पहले हम यूजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग पर भी आ जाते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है। सबसे पहला अटेंशन की अराउजल, बच्चे अटेंटिव रहते हैं क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें वही आइडियाज़ दे रहे हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा बच्चों में, इमेजिन करना स्टार्ट कर देंगे बच्चे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, है ना। क्रिएटिविटी जागेगी, आइडियाज़ की डेवलपमेंट है, सॉल्यूशन ढूंढना सीखेंगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगी बच्चों को, जॉय एंड सेटिस्फेक्शन, और टीचिंग का ये बेसिस रहता है। तो ये कुछ यूजेस हैं, ये आप ज़रूर लिखिएगा पेपर में। अब हम आते हैं सिमुलेशन की तरफ। तो सिमुलेशन को हमने ऑलरेडी देख लिया। सिमुलेशन में मीनिंग एंड नेचर के ऊपर अगर जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको मीनिंग और नेचर बता दिया है। सिमुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक आर्टिफिशियल है, रोल्स जो हैं प्ले के वो रियल होते हैं। इसमें आप इमिटेट करते हो किसी पर्टिकुलर अपीयरेंस को, उसकी नकल करते हो, है ना। इससे ट्रेनिज में क्या हेल्प आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, पार्टिसिपेट एनकरेज होता है, इन्वॉल्वमेंट आती है, क्रिएटिविटी है और डिज़ायर टू लर्न रहती है। और एक डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा फिंक की कि सिमुलेशन इज़ द कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी। अब हम जो बात करेंगे सिमुलेशन के प्रोसीजर की कि सिमुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो सिमुलेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ पीपल, टीचर्स एंड असाइनमेंट ऑफ रोल्स। तो सिमुलेशन जब भी आप करते हैं तो एक माइक्रो ग्रुप जो होगा ट्रेनीज का वो सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो टीचर्स का, स्टूडेंट्स का और ऑब्जर्वर का रोल कर सके। अब देखिए प्रोसीजर में जब हम बात करेंगे तो जो सिलेक्शन होगी पीपल टीचर के लिए वो करेंगे और उनको डिफरेंट रोल देंगे। तो क्लासरूम में क्या क्या रोल किए जा सकते हैं बच्चों, पीपल टीचर, आप पीपल टीचर हैं तो आप ही स्टूडेंट में बनेंगे, आप ही टीचर का रोल भी करेंगे और आप ही ऑब्जर्वर का रोल करेंगे। तो ग्रुप के कुछ बच्चे टीचर बनेंगे, कुछ स्टूडेंट्स बनेंगे और कुछ ऑब्जर्वर होंगे। तो रोल असाइनमेंट जो होती हैं ये रोटेट की जाएंगी कि एक बार जो टीचर बना बाद में उसको स्टूडेंट बना दो, फिर उसको बाद में ऑब्जर्वर बना दो। तो हर एक बच्चा जो है टीचर का रोल कर लेगा अलग अलग टाइम पे, ऑब्जर्वर का भी कर लेगा अलग अलग टाइम पे और जो है स्टूडेंट का भी कर लेगा, ठीक है। देन सिलेक्शन ऑफ स्किल टू बी प्रैक्टिस्ड। पहला तो सिलेक्शन ऑफ पीपल टीचर एंड असाइनमेंट ऑफ रोल, देन सिलेक्शन ऑफ स्किल टू बी प्रैक्टिस। अब कौन सी स्किल प्रैक्टिस करनी है वो भी आपने सिलेक्ट करनी है। एक पर्टिकुलर स्किल का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी आप स्किल में से एक पर्टिकुलर स्किल को सिलेक्ट करते हैं और उसके लिए प्लानिंग और प्रिपरेशन फिर बाद में की जाती है। हर ट्रेनी जो है अपना टॉपिक चूज़ करता है, ठीक है, और इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस के हिसाब से वो उसको यूज़ करेगा और जो स्किल उसको प्रैक्टिस करनी है उसका वो उसमें इस्तेमाल करेगा। देन प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल, अगला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल। इस स्टेज पर जो वर्क शेड्यूल की जो डिटेल्स हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं। ये डिसाइड किया जाता है कौन पहले शुरू करेगा पढ़ाना, कौन सुपरवाइज़र बनेगा पहले और कौन जो है बच्चे बनेंगे, ठीक है। देन वर्क शेड्यूल जो है ये प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसमें ये भी डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन किस की कौन कौन सी टर्न आएगी, मतलब टर्न बाय टर्न जो है कौन टीच करेगा और कैसे हर कोई जो है लेसन को ऑब्जर्व करेगा। देन इवैल्यूएशन प्रोसीजर की डिसीजन, फोर्थ पॉइंट है डिसाइडिंग इवैल्यूएशन प्रोसीजर। इस स्टेज पर जो डिसीजन जो है रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट रोल्स एंड ऑफ द लेसन ये की जाती है कि डिफरेंट रोल की ऑब्जर्वेशन कैसे की जानी है और लेसन की ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, वो सब जो है मतलब इवेल्युएट आपने कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। कौन से डाटा को आप रिकॉर्ड करेंगे और कौन सा मेथड आप रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करेंगे जो बच्चा पढ़ाएगा पीपल टीचर,
तो उसकी इवेल्युएशन कैसे करनी है ना, कौन सी चीज़ें उसकी ध्यान में रखनी है आपने, ये सब जो है इस पॉइंट में दिख जाती है। देन प्रैक्टिस सेशन क्या है, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की जाती हैं और जो है टीचर बिहेवियर जज किया जाता है उन ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। अब ट्रेनी ऑब्जर्व कैसे करता है, ट्रेनी की ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, पीयर्स ही करेंगे, क्योंकि जैसे आपका जब माइक्रो क्लासेस लगती हैं तब आप ही बच्चे बनते हो, आप ही ऑब्जर्वर बनते हो और आपका ही दोस्त पढ़ा रहा होता है, तो ऑब्जर्वेशन कौन करता है, ऑब्जर्वेशन इज डन बाय द पीयर्स एंड द सुपरवाइजर इन ऑर्डर टू गिव हिम इमीडिएट फीडबैक। फिर जब आपका कोई भी पीयर जो है, आपका दोस्त जब लेक्चर डिलीवर करते हो तब उसको फीडबैक देते हो, ठीक है। तो सिमुलेशन ही तो है, क्लासरूम सिमुलेशन ही तो करते हो आप माइक्रो ग्रुप्स में, और क्या है, ठीक है। तो पहले क्या है, प्यूपिल टीचर की सिलेक्शन और उनको रोल्स देना कि कौन ऑब्जर्व करेगा, कौन क्या करेगा, देन कौन सी स्किल प्रैक्टिस करनी है, देन वर्क शेड्यूल कैसे प्रिपेयर करना है, देन इवेल्युएशन प्रोसीजर डिसाइड करना, फिर प्रैक्टिस सेशन चालू होगा, देन चेंजिंग ऑफ रोल्स, ठीक है। इस स्टेज पर सारा प्रोसीजर चेंज हो जाता है। ट्रेनी जो पहले सुपरवाइजर था वो अब टीचर बन जाएगा, क्योंकि एक ने डिलीवर कर दिया तो दूसरी बार अब आपकी बारी है, पहले आप देख रहे थे दूसरे बंदे को कैसे पढ़ा रहा है, अब आपकी बारी आ जाएगी, तो रोल्स चेंज करने में ये आ जाता है, ठीक है। इसका रोल चेंज का क्या पर्पज़ है, अगर रोल चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, सबको मौका नहीं मिलेगा। तो मेन पर्पज़ इज टू गिव अपॉर्चुनिटी टू ट्रेनी टू प्ले द रोल ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड ऑब्जर्वर इन ऑर्डर टू हैंडल एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन कॉन्फिडेंटली, ताकि आपको एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन में कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो और इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। सिमुलेशन की एडवांटेजेस और लिमिटेशन एक ही पेज में आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सिमुलेशन की एडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं, हम सिमुलेशन स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। तो सिमुलेशन स्ट्रेटेजी की एडवांटेजेस में सबसे पहला क्या आता है, एक जो है, अब जब आप माइक्रो टीचिंग करते हो, क्लासरूम रियल बच्चों को तो नहीं पढ़ाते हो, अपने माइक्रो ग्रुप में आपके जितने भी दोस्त होते हैं उनके सामने आप टीचर बनते हो, कुछ आपको ऑब्जर्व करते हैं और फीडबैक देते हैं, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आता है। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स बाय प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रोल्स इन आर्टिफिशियल सिचुएशन इन ऑर्डर टू फेस रियल क्लासरूम। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, डेवलप कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स। तो आपने पूरा लिखना, ये पॉइंट है जो मैंने बोला कि डेवलप्स confidence among the student by practicing different roles in artificial situation in order to face real classroom। सच में जब आप क्लासरूम में जाओगे उस वक्त रियल सिचुएशन को फेस करने के लिए आप यहाँ पर तैयारी करते हो, कॉन्फिडेंस आप में आता है। इट इंक्रीजेज लर्नर एबिलिटी एज डिसीजन मेकर, ठीक है। तो लर्नर की एबिलिटी भी बढ़ जाती है एज ए डिसीजन मेकर, ठीक है। देन यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स, गिफ्टेड और स्लो लर्नर, ये सबके लिए यूजफुल रहता है, चाहे आप गिफ्टेड हो चाहे आप स्लो लर्नर हो। अगर आप सिमुलेशन करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस ही आएगा, ठीक है। तो सबके लिए हेल्पफुल है ये। देन हेल्प द टीचर टू इम्प्रूव स्टूडेंट बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक। अब इमीडिएट फीडबैक इसमें रहती है ना, तो क्या होगा, टीचर को हेल्प होगा, ठीक है, स्टूडेंट के बिहेवियर को इम्प्रूव करने में, क्योंकि आप उसको इमीडिएट फीडबैक दे रहे हो। इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द टॉपिक लाइक साइंस एडवेंचर, मिमिक्री, एनिमल टेल्स, बायोलॉजिकल जर्नीज सॉरी। देन इट एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में लिंक आ जाता है। इट हेल्प पीपल टीचर टू स्टडी एंड एनालाइज क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम। तो पीपल टीचर को क्या हेल्प करता है, स्टडी करने में और एनालाइज करने में जितनी भी क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम्स होती है उनको। देन अब आते हैं लिमिटेशन की तरफ। लिमिटेशन में क्या है, नो एश्योरेंस टू गेट रियल एक्सपीरियंसेस इन आर्टिफिशियल कंडीशन। चाहे आप कितनी भी सिमुलेशन कर लो, आप कितनी भी माइक्रो टीचिंग कर लो, तो कोई एश्योरेंस नहीं है कि आर्टिफिशियल कंडीशन में आपको सही एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, क्योंकि क्लासरूम में जब भी आप जाओगे आपको एक डिफरेंट ही, हर बार जितनी बार भी आप क्लासरूम में जाओगे आपको डिफरेंट माहौल मिलता है, डिफरेंट चैलेंजेस मिलते हैं। तो सिमुलेशन में हमेशा जो है कोई एश्योरेंस नहीं रहती है कि आपको आर्टिफिशियल कंडीशन में रियल एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। देन बिगिनर्स में फेस डिफिकल्टी टू प्रैक्टिस ऑल द टीचिंग स्किल्स। जैसे आप प्यूपिल टीचर हो, ठीक है, तो आपको जो है सारी टीचिंग स्किल्स या तो एक बार पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एक एक करके ही सिखाते हैं ना क्लासरूम में, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो और जो बिल्कुल बिगिनर हो, उसको प्रैक्टिस टीचिंग स्किल के बारे में पता ही नहीं होगा, तो उसे डिफ़िकल्टी आएगी कि कैसे मैंने लेसन प्लान बनाना है और कैसे कौन सी स्किल जो यूज़ करनी है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर बात की थी कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए तो यूज़फुल है यहाँ पर एडवांटेज में, लेकिन सब के लिए नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट की बात की गई, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स में नहीं यूज़फुल होगी, ठीक है।
जैसे आर्ट एंड पेंटिंग है, उसमें यूज़फुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक कॉस्टली टेक्निक भी है। अब सिमुलेशन करनी है तो महंगे महंगे उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे, सोफिस्टिकेटेड मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, कॉस्टली टेक्निक है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे हो सकता है ट्रेनिंग कॉलेजेस में भी अवेलेबल ना हो, इंस्ट्रूमेंट इतने महंगे महंगे। ऑब्जर्वेशन में बी रॉन्ग ड्यू टू द रोल प्लेड बाय न्यू ट्रेनी, बिकॉज टू ऑब्जर्व द ट्रेनीज इट रिक्वायर्स मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड स्किलफुल पर्सन। अब देखिए ज़्यादातर माइक्रो टीचिंग जब आप करते हैं तो ग्रुप में मान लो 10 बंदे हैं और एक टीचर आगे बच्चा पढ़ा रहा है एज ए टीचर, तो आपका पहला दिन है, तो आप जो है उसको अच्छी फीडबैक नहीं दे पाते हो, है ना। अच्छी फीडबैक नहीं दोगे तो उसको अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा, तो कमियों का पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए क्या है कि एक ट्रेनी जो है वो कॉम्पिटेंट और स्किलफुल पर्सन होना चाहिए, ऑब्जर्वर, एज ए ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो ऑब्जर्वेशन में भी रॉन्ग ड्यू टू रोल प्लेड बाय अ न्यू ट्रेनी, ठीक है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक, एक टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, क्योंकि हर ट्रेनी को डिफरेंट रोल्स करने हैं। अब 10 बच्चे माइक्रो ग्रुप में होते तो आपको 1 घंटे की क्लास में क्या सबकी बारी आ जाती है, नहीं आ पाती है, उसके लिए ज़्यादा समय लगता है ना। तो इट इज़, ये इसका हम लिमिटेशन बता सकते हैं, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक टुडे। आई होप कि आपको थोड़ा समझ आया होगा। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को स्किप करने वाले थे तो एक बार देख लीजिएगा। एश्योरेंस नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट हम इसे भूल भी नहीं सकते, हम इसे छोड़ भी नहीं सकते। ये माइंडसेट लेकर के पेपर में बिल्कुल मत जाइएगा कि इस बार पेपर आसान आएंगे क्योंकि कोरोना चल रहा था। नहीं, पेपर हो रहे हैं, हो सकता है पेपर टफ है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव और क्विट एनी टॉपिक। इसके अलावा जो है सेक्शन डी के बाकी जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते होते हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए दे दिया क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, तो एक बार देख लो, देखने में क्या जाता है ना। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। समय लगेगा तो और वीडियोज़ भी आएंगी, बट आप वीडियोज़ का इंतज़ार मत कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो बनाऊंगा तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगी, बट आप अपनी तैयारी रखिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।